फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज हम बात करने वाले हैं। जैसा आपको पता है कि आज अपना एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें कि आज काफ़ी टफ एग्ज़ाम रहा है। तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। कम से कम इसमें 50 के समथिंग क्वेश्चंस हैं जो मैं आज डिस्कस करूँगा, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। तो पहला क्वेश्चन था, मुकद्दिमा बुक किसकी है। इसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें इब्न खालदून इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, सेंसस कौन सी मिनिस्ट्री में है, यानी कि जो सेंसस है वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इसमें होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। फिर फर्स्ट पेपर में पूछा गया था NKC यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन, ये 2005 में आया था। फिर एक क्वेश्चन और आया था फर्स्ट पेपर में, जिसमें पूछा गया था डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि 2005 में आया था। 4 क्वेश्चन हुए। फिर पूछा गया था कि रेडजेल, हम्बोल्ट, रिक्टर, ऑस्कर पेस्टल, इसमें से किस किस की बुक है। तो पूछा गया था महाद्वीप पिता की अवधारणा, जो कि कार्ल रिक्टर दे रखा था, उसमें या तो ग्रिफिथ टेलर होंगे या हम्बोल्ट आंसर होगा। और जो हम्बोल्ट की कॉस्मोस बुक पूछी गई थी और ऑस्कर पेस्टल की जो दास आइसलैंड बुक है वो निकाली गई थी। 2 इसमें से निकालने थे आंसर। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था छठा, अल्फा बीटा थीटा और थर्स्टेन जो होती है उसके जो एक्सप्लेनेशन थी वो दे रखी थी। जैसे अल्फा की पूछी गई थी, तो जो अल्फा की थी वो चौथा आंसर जो था, चौथा जो ऑप्शन था उसको अगर लगाते तो आराम से वो निकल जाता। फिर पूछा गया था फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा किस राज्य में एसटी पॉपुलेशन है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, जिसमें ऑप्शन में थे सबसे पहले में चारों विकल्प में MP पहले पे था, फिर एक में महाराष्ट्र था, दूसरे नंबर पे उड़ीसा था, फिर MP था, फिर उड़ीसा था, फिर महाराष्ट्र था। जिसमें कि जो मैंने जो आंसर लगाया था फ्रेंड्स, MP, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ये मैंने लगाया था फ्रेंड्स। देखते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। फिर पूछा गया था फ्रेंड्स, टाल्को, वाल्को, इसको और IEEP, इनके जो, जैसे टाल्को जमशेदपुर में है तो ये किस लिए है, बॉक्साइट के लिए है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। फिर इसको पूछा गया था बर्नपुर वाला कि ये किससे संबंधित है, और वो झिलमिली पूछा था, झिलमिली जो कि कोयले से संबंधित है। और एक इस तरह से क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया था, काफ़ी आसान था ये। फिर एक पूछा था, एक सामाजिक सेवाओं के बारे में पूछा था कि सामाजिक सेवाओं के बारे में किसने बताया था फ्रेंड्स। तो मैंने जो इसका आंसर लगाया था WJ वटजर लगाया था, वटजर। फिर एक फ्रेंड्स पूछा गया था, होमर की हवाओं के बारे में, नॉर्थ, यूरस, बोरस और दक्षिण की नॉर्थ है दक्षिण की, और जेफाइरस पश्चिम की, और जो बोरस है उत्तर की, और यूरस है ईस्ट की यानी पूर्व की। तो इनकी ये ईस्ट वेस्ट ना पूछ करके फ्रेंड्स इनकी एक्सप्लेनेशन पूछी थी कि किस तरह की हवाएं हैं। तो फ्रेंड्स जो बोरस है जो उत्तर से आती है वो क्या करती है, मौसम को शुष्क कर देती है, शुष्क मतलब साफ कर देती है, इस तरह से क्वेश्चन था। और जो यूरस थी जो पूर्व की ओर से आती है वो उष्ण एवं गर्म हवा थी, और जो जेफारस थी पश्चिम से आती है। तो फ्रेंड्स ये झंझावट वाली थी और चिपचिपी थी। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, तो आसानी से मैच हो गया था। फिर फ्रेंड्स पैसेज के अंदर पूछा गया था, पैसेज में एक का आंसर होमर था और एक का आंसर जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन था उसका एराटोस्थनीज था। आपने अगर सही से पैसेज पढ़ा हुआ था, टाइम तो बहुत कम था फ्रेंड्स, मेरा एग्ज़ाम इतना खास नहीं हुआ है, लेकिन मैंने जितना भी किया है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये। क्योंकि क्वेश्चंस देखा जाए तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा समस्या हुई थी स्क्रॉलिंग की, बार बार लेफ़्ट राइट, और कभी कभी मैं तो ये कहता हूँ फ्रेंड्स, अगर उनको ये फ़ोटो दिया था साइड में, क्या ज़रूरत थी इस फ़ोटो को लगाने की। लगा लेते, उसके बाद जब जैसे स्टार्ट होता उसको हटा दिया जाता, जो कि पूरे और जो स्क्रीन है उस पर आराम से पूरी सारा क्वेश्चंस और जो ऑप्शन होते हैं आराम से आ जाते। और बार बार कभी ऑप्शन नीचे कभी क्वेश्चंस ऊपर, इतनी दिक्कत हुई फ्रेंड्स कि कम से कम मैंने 10 से 15 क्वेश्चंस के आंसर केवल और केवल, कहते हैं ना तुक्के लगाते हैं, तो वो मैंने लगाए थे आखिर में। जो जैसे DI था तो मैंने छोड़ दिया था, 2 या 3 क्वेश्चन किए थे, एक समझ में नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया था कि बाद में करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने ऐसे ही लगाया, समझ में नहीं आया किस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न बनाया गया था। फ्रेंड्स आगे देखिए, फिर पूछा गया था फर्स्ट पेपर में, एक बड़ा हाथी जानवर है और छोटा हाथी जानवर है, किस तरह की फैलिसी है। तो ये फ्रेंड्स फैलिसी इक्विवेकेशन है, जिसको अनेकार्थक बोलते हैं। फिर फ्रेंड्स पूछा गया था, रीजनिंग आई थी कोडिंग में,
जिसका सी आंसर होगा SL, जो कि अगर आप देखोगे तो शुरू में 5 का गैप था, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का। जब इस तरह से निकालते हैं तो उसका SL आंसर आ जाता है फर्स्ट पेपर में फ्रेंड्स। आगे देखिए, आगे पूछा गया था कौन सा मॉडल परिवहन की विशेषता दिखाता है, यानी कि ऐसा कौन सा मॉडल है जिसके अंदर परिवहन को सम्मिलित किया गया है, यानी कि उसमें परिवहन का रोल है। तो फ्रेंड्स इसमें कंसेंट्रिक जोन मॉडल था, सेक्टर मॉडल था, एक सामाजिक कुछ मॉडल था, एक मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल था हैरी सुलेमान का। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल होगा, यानी कि बहुनाभिक सिद्धांत, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें परिवहन के बारे में जिक्र किया गया है। आगे देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन था ओजोन से कौन सा संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन था। क्योटो था उसमें, और पेरिस था, मॉन्ट्रियल था। तो फ्रेंड्स सबको पता है मॉन्ट्रियल था। फिर पूछा गया था सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य में है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स। मुझे इतना याद है कि अगर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर देखें तो पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ और कुछ इस तरह से ऑप्शन में थे। तो इसका आंसर पुदुचेरी, दिल्ली वाला होगा, जिसमें पुदुचेरी सबसे पहले था, यानी कि सेकंड ऑप्शन, इतना मुझे याद है, सेकंड ऑप्शन इसका पहले होगा। फिर आया था फ्रेंड्स फर्स्ट पेपर में BIOS, बायोस की फुल फॉर्म पूछी गई थी, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि चौथा जो ऑप्शन था वो इसका सही आंसर होगा। आगे फ्रेंड्स एक और पूछा गया था कौन सा चक्र नमी की कार्बन की मात्रा से संबंधित है, यानी कौन सा ऐसा चक्र है, उसमें फास्फोरस चक्र था, नाइट्रोजन चक्र था, कार्बन चक्र था। फ्रेंड्स तो मैंने जो आंसर लगाया था मेरे अकॉर्डिंग जो था फ्रेंड्स, कार्बन चक्र इसका आंसर होगा, यानी कौन सा चक्र नमी की कार्बन की मात्रा से संबंधित है। कुछ इस तरह से प्रश्न था फ्रेंड्स, मुझे पूरी तरीके से याद नहीं, लेकिन मैंने इसका कार्बन चक्र लगाया था, क्योंकि क्वेश्चन याद करना बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। मैंने ये 50 क्वेश्चन, अभी मैं लगभग 8 से 8:30 बजे के बीच घर पे आया, वहाँ से आने के बाद तुरंत मैंने इसको नोट किया। नोट करने के बाद सारे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप तक पहुँच सके फ्रेंड्स, और अच्छी लगे, अगर कुछ ऐसा लगे कि हाँ मैंने थोड़ी मेहनत की है तो लाइक कर सकते हैं, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे पूछा था पानी में मलजल यानी जो VOD की मांग कम होती है। फ्रेंड्स जब पानी गंदा होता है, मलजल और जो बहिस्राव होता है, तो VOD की मात्रा कम नहीं होती है, इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि वो डिमांड क्या करता है, ज़्यादा करता है। तो इसको ऑप्शन को बाहर करना था, इस तरह से आंसर निकल जाता है एलिमिनेट कर करके। फ्रेंड्स आगे देखिए, आगे पूछा था कोपेन से टॉपिक वेट यानी कि उष्ण आर्द्र पूछा था कि कौन कौन सी उष्ण आर्द्र से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स मैंने जो इसका आंसर लगाया था AF लगाया था, और DFC जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और इसमें ऑप्शन में और भी थे, AMW था, DFC था, AF था, और BSHW था, BWHW था, जो कि इनको एलिमिनेट करते तो DFC और AF इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आर्द्र हमेशा यहाँ पर AF में हमेशा वर्षा होती रहती है, और जो DF है, F यानी कि जो रेनफॉल है, उसमें हमेशा वर्षा होती रहती है। तो ये आंसर एलिमिनेट करते तो हो जाता है। फिर फ्रेंड्स पूछा गया था 21 नंबर, मैंने 21 क्वेश्चन अभी तक बता चुका हूँ। पूछा था इकोलॉजी था, अर्नेस्ट हेगल का था। फिर चार्ल्स एल्टन था, जिसने इकोलॉजिकल निके दिया। वैसे फ्रेंड्स इकोलॉजिकल निके यानी कि जो पारिस्थितिकी जो आला है, निके है, वो चार्ल्स ग्रीनेल का था 1917 में, लेकिन चार्ल्स एल्टन ने 1927 में इसको आगे बढ़ाया था, इसलिए इसको चार्ल्स एल्टन से जोड़ा गया था। फिर पूछा गया था फ्रेंड्स EP ओडम का था, सामाजिक पारिस्थितिकी, कुछ इस तरह के था, सोशल इकोलॉजिकल, ये था फ्रेंड्स, ये आसान था थोड़ा सा। फिर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन याद होगा आपको, पूछा गया था कौन सा वृक्ष की स्टडी से संबंधित है, यानी वृक्ष के जो अध्ययन है उससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसमें जब आप हिंदी में देखते तो उसमें खुद वृक्ष लिखा था चौथे ऑप्शन में, 4th नंबर के ऑप्शन में, लेकिन इसको इंग्लिश में देखते तो डिनट्रीजियो कुछ इस तरह से लिखा था चौथे ऑप्शन में, डिनट्रीजियो यानी कि इस तरह से डिट्रीजियो कुछ इस तरह से ऑप्शन में लिखा था, जो उससे जो वृक्ष की जो स्टडी है उससे संबंधित है। उसमें ऑप्शन में मॉर्फोलॉजी भी था, कल्चरल भी था, तो ये सब नहीं होगा फ्रेंड्स। वृक्ष की जो स्टडी है वो तो खुद ही लग रहा है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी अपने आप में जो भू आकृति विज्ञान है उससे रिलेटेड होता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, जो आपने पढ़ा होगा कल्चरल हर्थ, मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया भी था कल्चरल हर्थ के बारे में, तो उसकी एक्सप्लेनेशन पूछी थी कि कल्चरल हर्थ क्या होता है फ्रेंड्स। तो उसका दूसरा ऑप्शन आप अगर सही से देखते तो उसका दूसरा ऑप्शन यानी दूसरा जो ऑप्शन था वो आंसर इसका सही होगा। मुझे याद नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि इतना याद रखना एक बहुत बड़ी बात है, मुझसे याद नहीं हुआ। फिर पूछा था फ्रेंड्स मैकिंडर से क्वेश्चन था कि मैकिंडर
जर्मनी के रहने वाले थे, तो इसको एलिमिनेट करना था, क्योंकि मैकेंडर जो थे फ्रेंड्स आपको पता है ब्रिटिश के रहने वाले थे, उसमें दिया था मैकेंडर के रहने वाले हैं, तो उसको एलिमिनेट करते आंसर आया था। फिर एक में और था फ्रेंड्स 1904, 1914, 1919, 1943, ये डेटें दे रखी थी कि क्या इससे संबंधित हैं, तो इससे संबंधित हैं फ्रेंड्स ये। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक पूछा था अल्फा इंडेक्स, बीटा इंडेक्स, थीटा इंडेक्स और थर्स्टन इंडेक्स। तो इस तरह से था। अगर अल्फा को हम चौथे ऑप्शन से मैच करते, अल्फा तीसरे नंबर पे था और जो सामने मैचिंग में था वो चौथे नंबर पे था। अल्फा को अगर चौथे नंबर से मैच करते तो आराम से जो है आंसर हो जाता। आगे देखिए फ्रेंड्स, पूछा था महाद्वीपता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, लेकिन मैंने अभी पीछे बताया था फ्रेंड्स, या तो इसका हमबोल्ट होगा या ग्रिफिथ टेलर होगा। इसको एलिमिनेट करते तो आंसर आया था। फिर पूछा था दास आइसलैंड कोस्मोस, ये निकालने थे, क्योंकि दास आइसलैंड जो ऑस्कर पेस्टल की है और जो हमबोल्ट की है कॉस्मोस, ये दो आंसर होंगे। फिर फ्रेंड्स इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि कर्नाटक चेरी ब्लॉसम, दूसरा था वेस्ट बंगाल नॉर्थ वेस्टर, और केरल यानी कि आम्रवर्षा। एक आम्रवर्षा दे रखा था महाराष्ट्र से। तो फ्रेंड्स जो महाराष्ट्र है इसमें पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो फ्रेंड्स इसमें जो आंसर होगा वो महाराष्ट्र था, क्योंकि महाराष्ट्र में आम्रवर्षा नहीं होती है। तो इस तरह से बाकी सब मैच में थे, जैसे नॉर्थ वेस्टर है वेस्ट बंगाल का, कर्नाटक का चेरी ब्लॉसम है। इस तरह से क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आगे देखिए, आगे फिर एक क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ईरान पाकिस्तान भुज किस तरह के मूवमेंट से बने हैं। कुछ इस तरह से आपने देखा होगा, मैच द फॉलोइंग में था कि ईरान का संबंध किससे है, पाकिस्तान का संबंध किससे है, भुज का संबंध किससे है, और किस तरह से प्लेटें मूवमेंट करती हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। तो इतना आसान भी नहीं था, लेकिन अगर हम उसको लगाते हैं, क्योंकि ये ग्रावन था, एक जो भुज वाला जो भूकंप आया था एक ग्रावन की तरह था, क्योंकि जो लोनार महाराष्ट्र की झील है वो एक तरह से क्रेटर झील है। कुछ इस तरह से उसको रिलेट करके पूछा गया था। आगे ऑप्शन में था बलूचिस्तान भी था ऑप्शन में। पूछा था कौन सा ग्रावन से संबंधित है, तो बलूचिस्तान तो नहीं होगा फ्रेंड्स उसका, जहाँ तक मेरे हिसाब से भुज होना चाहिए। बाकी आप बताइएगा कमेंट में कि क्या हो सकता है उसका। फिर फ्रेंड्स परमाफ्रॉस्ट आपने देखा होगा, सबसे पहले जो है हमबोल्ट ने दिया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि जो परमाफ्रॉस्ट है किस संप्रदाय से रिलेटेड है। ब्रिटिश था, जर्मन था, फ्रांस था, एक और इसमें था, 4 ऑप्शन थे। तो फ्रेंड्स हमें पता है जब जर्मन वाले थे, उन्होंने जर्मन के जो हमबोल्ट हैं उन्होंने परमाफ्रॉस्ट दिया था। तो इसका आंसर भी जर्मन होना चाहिए। किस संप्रदाय से पूछा, यानी किससे बिलोंग करता है परमाफ्रॉस्ट, जो साइबेरिया की तुषार भूमि है। तो फ्रेंड्स ये जर्मन संप्रदाय से बिलोंग करता है। आगे पूछा था फ्रेंड्स, आपने वो देखा होगा कूट में था, एक या दो सही है। अगर प्रजनन दर को 2.1 पर रोक दिया जाए या प्रतिस्थापित कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, तो क्या वह एक स्थिर माना जाएगा। कुछ इस तरह से था। दूसरा इसमें जो है ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर 2:1 पर रोक दिया जाए तो जनसंख्या एक तरह से प्रतिस्थापन दर के स्तर पर आ जाएगी। दूसरा ऑप्शन कुछ अलग था फ्रेंड्स, वो उसका आंसर मेरे हिसाब से गलत होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, दूसरा था, एक पूछा था कि कौन सा देश जापान और जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, यानी कौन से ऐसे देश हैं जो भारत से आलू का आयात, कुछ ऐसा था फ्रेंड्स, यही था शायद, आयात करते हैं। तो फ्रेंड्स जापान था और मलेशिया था मेरे हिसाब से, तो मैंने ये लगाया था। आगे देखते हैं। फिर पूछा था फ्रेंड्स कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त नहीं है, यानी कि ऐसी कौन सी जनजाति भारत की जो संकटग्रस्त नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने जो आंसर लगाया था वो सहेरिया लगाया था, जो कि राजस्थान की है, वो संकटग्रस्त नहीं है। बाकी कुछ न्यू थी उसमें फ्रेंड्स जनजातियाँ। आगे देखिए फ्रेंड्स, फिर एक क्वेश्चन पूछा था ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, कि वहाँ जो बाढ़ आती है ब्रह्मपुत्र नदी से, उसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स उसका कारण है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, और वहाँ जो बाढ़ आती है तो वहाँ की जो नदियाँ हैं अपने साथ बहुत सारी अवसाद बहा कर लाती हैं, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, जो मलबा होता है इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण जब उसमें पानी आता है, जल आता है, तो जो है सब रंग को पानी जो है बिखर जाता है, जिससे क्या होता है वहाँ पर बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। और एक ऑप्शन में था बहुत अधिक भूकंप। तो फ्रेंड्स जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है वो भी बहुत ज़्यादा भूकंप से प्रभावित है, क्योंकि ये एक तरह से जो अक्षीय झुकाव है वो ब्रह्मपुत्र नदी, यानी जो यांगयाप दर्रा है जहाँ से ये होकर प्रभावित होती है,
तो वो एक तरह से अक्षीय झुकाव है जिसके कारण वहाँ भूकंप अधिक आते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। और फ्रेंड्स एक मैंने वीडियो बनाई थी, आपने शायद मेरी वीडियो देखी होंगी, तो मैंने उसमें बताया था कि जो रामगंगा की जैसे जो गंगा है, गंगा की जो बाएं हाथ से इधर की बाएं हाथ से जो इधर से आती हैं तो उसका क्रम लगाइए। तो मैंने एक फॉर्मूला दिया था, काफ़ी हंसे भी थे उसमें लोग। मैंने बताया था पश्चिम से पूरब की ओर गंगा की सहायक नदी बाएं हाथ से मिलने वाली। तो मैंने बताया था फ्रेंड्स रामगंगा ने गोमती का घाघरा पहन गंडक में डूबा और महानंदा बन गया। यानी जो रामगंगा है गोमती का घाघरा पहनकर गंडक में डूबा और महानंदा बन गया। तो फ्रेंड्स इसका जो सीक्वेंस था रामगंगा गोमती घाघरा गंडक और महानंदा देखें तो फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल और बिहार की बाउंड्री पर सीमा बनाती है, जो कि उसमें ऑप्शन में नहीं था। तो रामगंगा गोमती घाघरा गंडक, ये 4 इनका सीक्वेंस पूछा गया था। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा मैप में, कि मैप में दर्रों का क्रम लगाइए। कम से कम फ्रेंड्स 5 से 6 दर्रे पासेस पूछे गए थे जिनको क्रम लगाना था। तो काराकोरम था सबसे लास्ट में, जो फ्रेंड्स था वो पीर पंजाल था, जो कि उससे आंसर बन गया था। दूसरा ऑप्शन उसका सही होगा। मुझे ऑप्शन भी याद है, मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग हिल गया था क्वेश्चन को देख के। ऐसा लग रहा था बार बार स्क्रॉलिंग, इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि मेरा पेपर पूरा नहीं हो पाया। मैंने तुक्का लगाया, तुक्का लगा के आगे 10-15 क्वेश्चन भागा मैं, क्योंकि हो ही नहीं पाया। जिस तरह से क्वेश्चंस को इतना बड़ा पेपर बना दिया गया है फ्रेंड्स, 6-6, 7-7 ऑप्शन में 2-2 ऑप्शन निकालने, फिर ऊपर से ओनली सी, ओनली बी, ओनली ए सी, ओनली बी डी ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे फ्रेंड्स। इस तरह से समझिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। बहुत प्रॉब्लम हुई आज के पेपर में। देखा जाए तो इससे जो जनवरी के पेपर थे वो काफ़ी आसान थे। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और पूछा गया था, 37 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, 37 में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। हिंद महासागर में दक्षिण से उत्तर की ओर जो कटक हैं उनका क्रम लगाइए। तो फ्रेंड्स आपको पता है सबसे नीचे कार्लगुनलैंड होता है, फिर कार्लगुनलैंड था, और कार्लगुनलैंड, गौसबर्ग कटक, सेंट पॉल कटक, लक्षद्वीप कटक, फिर एक चागोस कटक। अब फ्रेंड्स इसमें 2 ऑप्शन सही थे। आप अगर सही से आपने देखा होगा तो केवल एक ऑप्शन सही नहीं था, 2 ऑप्शन सही थे। कैसे सही थे? कार्लगुनलैंड था दूसरे ऑप्शन में भी, ए और बी इसका आंसर होगा। कार्लगुनलैंड सही था और सेंट पॉल भी सही था, लक्षद्वीप भी सही था, अंडमान भी सही था। अगर आप देखोगे तो इस तरह से ये ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अगर देखोगे पहले ऑप्शन में तो चागेस सबसे ऊपर है, जो पाकिस्तान के बॉर्डर के नीचे है। तो इसके 2 ऑप्शन सही थे फ्रेंड्स, अगर आप सही से देखते। फिर फ्रेंड्स पूछा गया था नॉमिनल, रेशियो, इंटरवल, कुछ इस तरह से पूछा था कि नॉमिनल को किससे दर्शाएं। तो नॉमिनल फ्रेंड्स सॉइल से था, यानी मिट्टी से था। एक रेशियो था जो कि वैल्यू से था, वैल्यू यानी कि मूल्य लिखा हुआ था उसमें, रुपए मूल्य। एक इंटरवल था जिसमें अंतराल था फ्रेंड्स, मेरे अभी पूरा याद नहीं है फ्रेंड्स, बाकी सही है ये आंसर मेरा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। कुछ बुक आई थी फ्रेंड्स, उसमें जो लास्ट ऑप्शन की बुक थी वह गलत थी। जो उसमें नया जो लेखक था कुछ डी स्मिथ कुछ इस करके कुछ इस तरह से था, तो वो उसका गलत था। बाकी 3 जो थी हमारे आपके कहीं ना कहीं पड़ी हुई हैं, तो उसका आंसर होगा फ्रेंड्स। ये रहा 40 क्वेश्चन। अब 8 क्वेश्चन फ्रेंड्स और रह गए हैं, इसमें देख लेते हैं। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये जो पेपर बनाया गया है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में से आंसर में से आंसर को बनाया गया है, डायरेक्ट नहीं पूछा। जैसे आपको पता है एनाबैटिक गर्म हवा होती है, कैटाबैटिक ठंडी हवा होती है। तो इन्होंने क्या पूछा है, कौन सी लोकल विंड यानी कौन सी स्थानीय हवा कैटाबैटिक से संबंधित है। तो कैटाबैटिक का मतलब होता है ठंडी हवा, एनाबैटिक का मतलब होता है गर्म हवा। तो उसमें अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो एनाबैटिक में सांता आना, कैलिफोर्निया और फ्रेंड्स चिनूक, इनको एलिमिनेट करते हैं तो बाद में बचती है मिस्ट्रल, यानी कि फ्रांस की जो मिस्ट्रल है, जो कि कैटाबैटिक हवा से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसमें ये नहीं पूछा इनमें से कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, कैटा और एना डाल के पूछा गया है, जिससे क्या उसको और कॉम्प्लेक्स जटिल बनाया जाए क्वेश्चंस को। अगर इसको कैटा और एना का अगर डिफरेंस मालूम होगा, एना मतलब गर्म, कैटा मतलब ठंडी, तो आसानी से क्वेश्चंस हो गया होगा, वरना ये क्वेश्चंस गलत होने की ज़्यादा संभावना है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे पूछा है कौन सी ऐसी धाराएं हैं
जो पश्चिम में, जो पश्चिम महाद्वीप मतलब सॉरी महाद्वीप है, जो पश्चिम मरुस्थल हैं, जो पश्चिमी मरुस्थल हैं, जैसे थार का मरुस्थल है और नामीबिया का मरुस्थल है और अटाकामा का मरुस्थल है और फ्रेंड्स ये कई सारे गोबी मरुस्थल हैं, सॉरी गोबी नहीं, विक्टोरिया मरुस्थल है। तो इनके लिए कौन कौन सी जो धाराएं हैं, कौन कौन सी विंड हैं जो इनके लिए मरुस्थल बनने के लिए जिम्मेदार हैं फ्रेंड्स। बाकी जो तीन जो दे रखी थी फ्रेंड्स, जैसे ब्राज़ील करंट दे रखी थी फ्रेंड्स, और जो भी दे रखी थी फ्रेंड्स 3-4 वो गर्म हवा थी, लेकिन इसमें 2 ठंडी हवा थी जो कि मरुस्थल के लिए बनने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें कनारी और बेंगुएला थी जो कि मरुस्थल के बनने के लिए जिम्मेदार थी। मुझे इतना याद है, 2 ऑप्शन इनको निकाल लेते, बाकी एलिमिनेट कर देते, आंसर हो जाता है, क्योंकि जो ठंडी जो धाराएं होती हैं फ्रेंड्स वही मरुस्थल के बनने के लिए जिम्मेदार होती हैं। फ्रेंड्स आगे पूछा था एक क्वेश्चन जनसंख्या से था, रिग्रेसिव पूछा था, यानी कि जो रिग्रेसिव यानी कि जो प्रतिगामी है उसका क्या अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स जो रिग्रेसिव या जो प्रतिगामी है, यहाँ पर दोनों समान यानी कि स्टेबल हों, यानी कि जन्म दर, मृत्यु दर और जो मरण दर होती है एक तरह से स्टेबल हो जाती है, उसको रिग्रेसिव पॉपुलेशन, रिग्रेसिव जो प्रतिगामी जो पिरामिड है कहा जाता है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा, ये पूछा गया था फ्रेंड्स। फिर पूछा था कौन सा मैप सही सुमेलित है। मैप से क्वेश्चन आया था, आपने ध्यान दिया होगा, 1:3960, 1:1980 और 1:2.5 लाख, आपने देखा होगा शायद। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से फ्रेंड्स 1:3960 कैडेस्ट्रल मैप, 1:2.5 लाख कुछ मैप था इसका, टोपोग्राफिकल मैप, ये इसमें पूछा गया था फ्रेंड्स। फिर मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था फ्रेंड्स, कृषि अवस्थिति सिद्धांत जो कि बांथुनन का है, सीपीटी मॉडल यानी कि सेंटर प्लेस थ्योरी क्रिस्टालर का है, और फिर एक पूछा गया था कंसेंट्रिक जोन मॉडल बर्गेस का है, वेबर की थ्योरी थी और जो न्यूनतम लागत सिद्धांत, ये जो मैच द फॉलोइंग था एक से बन गया था। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स, फिर एक में पूछा था वेबर की थ्योरी से उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, यानी कि जो उसने वेबर की थ्योरी ने अपना जो त्रिभुज बनाया था, ट्रायंगल बनाया था, तो उसने पूछा था जो m1 का मान है अगर ज़्यादा है तो किस प्रकार से जो वेटेड होगा बनेगा, और m1 का मान -1 से कम होगा तो किस तरह से होगा। तो फ्रेंड्स मुझे ये क्वेश्चन याद नहीं है पूरा, लेकिन इसका आंसर सही होगा, m1 का मान ज़्यादा है, इस तरह से क्वेश्चन था। आगे फर्स्ट पेपर में फ्रेंड्स पूछा गया था, उसका CSIR आंसर होगा, उसका आंसर CSIR होगा। उसमें पूछा गया था कौन सा CSIR से मतलब कौन सा संबंधित है, UGC था, ICSR था। और एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था मैंग्रोव से कुछ क्वेश्चन था, मेरे याद नहीं है फ्रेंड्स। ये मैं 48 क्वेश्चन करा चुका हूँ फ्रेंड्स, और अगर कुछ भी क्वेश्चन तो आपको याद हो तो बताइएगा, मैं कल कोशिश करूँगा। ये पीछे वाइट बोर्ड है, इस पर सारे क्वेश्चंस को सिस्टमेटिक लिख करके आराम से साफ से, और मैं कोशिश करूँगा इसको बनाने की दोबारा से 60 से 70 क्वेश्चन कोशिश करूँगा, जो भी याद आएंगे उनको अच्छे से लिख करके बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से क्वेश्चन बने हैं और क्या लेवल रह सकता है कट ऑफ का, कितनी जा सकती है। और मेरे हिसाब से जैसा आज का पेपर है उसको देखकर ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि जो कट ऑफ है काफ़ी नीचे जाएगी, क्योंकि पेपर अगर जो 2 या 3 साल पहले से पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स तो उनके लिए थोड़ा ठीक है, लेकिन न्यू वालों के लिए तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बेकार फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनाए गए हैं कि उनको एनालिसिस करना ही बहुत हार्ड है। क्योंकि मुझे खुद लग रहा है फ्रेंड्स पता नहीं किस तरह से एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस फ्रेंड्स देखने को मिले हैं। और मुझे फर्स्ट पेपर में तो ये भी याद नहीं किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं। कुछ लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन था फ्रेंड्स, लॉजिकल से था, वही व्याप्ति वाला था, मिडिल टर्म वाला कुछ क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं है, उसका सेकंड ऑप्शन गलत होगा, पहला सही होगा जितना मुझे याद है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, और जो भी मुझे याद आएंगे मैं इसमें लिख करके, ये पीछे है इस पर एक वीडियो अच्छे से क्लियर करके बना दूंगा, जिससे कि एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कहाँ तक जो कट ऑफ है जा सकती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत की है मैंने एग्ज़ाम सेंटर से आने के बाद तुरंत कॉपी उठाई है, लिखा है 48 क्वेश्चन लिखे हैं, और कुछ देर को बैठ गया था क्या क्या पूछा गया, ऐसे बैठा था फ्रेंड्स, सोच रहा था क्या पूछा गया था, उसको लिखा, अब ऐसे कैसे पूछा गया था, क्या क्या आया, सब नोट किया,
नोट करने के बाद आपके सामने लाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही, और मैं कोशिश करूँगा कल को सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लिखने की और बताने की। और मैं कोशिश करूँगा 10-15 क्वेश्चंस जो मेरे याद नहीं आ रहे हैं इस समय, उनको भी इसमें ऐड करने की, फिर उसको मैं सब आपको बता दूंगा। फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स चलिए नहीं, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।